सिमरन एक लड़की है जो विजय से प्यार करती थी पिछले 3 वर्षों से। आखिर उसकी शादी विजय से हो ही गई। सिमरन शादी से पहले अकेली थी। उसका एक अपना घर था जो लगभग 40 से 50 लाख के आसपास का था, जिसे विजय ने 5 महीने पहले ही देखा था। विजय और सिमरन एक दूसरे को जानते पहले से ही थे। साथ में ऑफिस में काम किया करते थे। विजय के घर वाले नहीं मान रहे थे, फिर किसी तरह विजय ने उनको मनाया और शादी हो गई। शहर में विजय और सिमरन अकेले ही रहते थे। विजय के मम्मी पापा गांव में रहते थे। शादी के बाद विजय परेशान सा रहने लगा। मतलब कि रात को सोते हुए अचानक उठकर बैठ जाता। कभी कभी बोलता, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? उसकी ऐसी हालत देखकर सिमरन घबराने सी लगी। उसे लगा कि शायद कोई बीमारी है, तो उस विजय को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर के पास ले जाकर पूरी हालात या सिचुएशन को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है इन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है या मेंटल डिसऑर्डर है। सिमरन, डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि विजय पागल है? डॉक्टर, नहीं, मेरा मतलब या तो इन्होंने अपने आसपास कोई दुर्घटना बहुत नजदीक से देखी है और उससे उभर नहीं पा रहे हैं, या फिर ये किसी चीज से डर रहे हैं। ये ऐसा समझ रहे हैं कि वह चीज उन्हें मार देंगी और ये उस पर या फिर उस डर का सामना नहीं करना चाहते हैं। सिमरन, अब मैं क्या करूं डॉक्टर? डॉक्टर, आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से संपर्क करें। ऐसे में इन्हें अकेला ना छोड़ें और इनका ख्याल रखें। सिर्फ शादी के 1 महीने के अंदर ही इतना सब कुछ हो रहा था, तो सिमरन को भी लगा कि शायद डॉक्टर सही कह रहे हैं। सिमरन, डॉक्टर तो आप ही किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को बताइए। डॉक्टर, मेरे एक दोस्त है डॉक्टर शशि, लेकिन उनकी फीस काफी ज्यादा हाई है, तो क्या आप भर पाएंगे फीस? तो मैं उनका कार्ड आपको दे देता हूँ। सिमरन कार्ड लेती है और फोन से अपॉइंटमेंट लेकर अकेले ही मिलने डॉक्टर से जाती है। डॉक्टर, देखिए मैडम, आपने जैसा बताया मुझे उस हिसाब से ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसे ठीक करने के लिए लगभग 40 लाख रुपए का खर्च होगा, तो क्या आप इतने पैसे अरेंज कर सकती हैं? सिमरन, सर पैसे मैं अरेंज कर लूंगी, लेकिन ये ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर, जी हाँ बिल्कुल। सिमरन वहाँ से बाहर निकल जाती है और सोचती है कि मैं अपना घर बेच दूं तो पैसे आ जाएंगे इलाज के लिए। शाम को जब सिमरन घर पहुँचती है तो विजय की बुआ आई हुई थी। सिमरन का चेहरा देखकर बोली, बहू सब ठीक तो है, इतनी बुझी हुई क्यों हो? सिमरन, कुछ नहीं बुआ जी। लेकिन बुआ जी के जोर देने पर सिमरन ने बता ही दिया कि आजकल क्या चल रहा है घर में। सारी बातें सुनकर बुआ जी बोली, बेटा बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? सिमरन, बोलिए ना बुआ जी। मुझे लगता है विजय के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, जिसने विजय को अपने बस में कर रखा है। सिमरन पढ़ी लिखी है तो उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं है। वो बोली, नहीं बुआ जी, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब दिमागी बीमारी। बुआ जी बोली, पर मुझे नहीं लगता। शादी से पहले विजय एकदम ठीक था, अचानक से ये हो गया, तो जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ जो इसके बारे में बताते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। सिमरन को विश्वास तो नहीं था, पर वो ऊपरी मन से बोली, ठीक है बुआ जी, कल चलेंगे। अगले दिन शाम को बुआ जी, सिमरन और विजय बाबा जी के पास गए। बाबा जी को सारी समस्याएं बुआ जी ने बताई। उनकी बातें सुनकर बाबा ध्यान में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर बोले, लड़की, ये तुम्हारी इसी जन्म में किए गए पाप का फल है। वो आया है तुमसे बदला लेने। तुम्हारी मौत का कारण बनेगा वो, जिसका तूने सब कुछ उजाड़ दिया। सिमरन, ये क्या कह रहे हैं आप? कौन सा पाप किया है मैंने? बाबा, ये प्रश्न तू अपने आप से पूछ कि क्या पाप किया है तूने। यूं मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ, तू सच को तो नहीं झुठला सकती ना। सिमरन वहाँ से तुरंत निकल जाती है विजय को लेकर। बुआ जी भी बाहर आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा? सिमरन, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है वो आदमी, घर चलिए। जैसे ही सिमरन गाड़ी में बैठती है, उसके दिमाग में बाबा की सारी बातें गूंजने लगी। वो घर जाकर बेड पर बैठी और अतीत की उस गहराइयों में पहुंच गई जहां उसका अपना एक और परिवार था। आज की सिमरन उस परिवार के लिए शीतल थी,
जिसकी शादी संतोष से होने वाली थी। तो आइए आपको भी अतीत की उस गहराइयों में लेकर चलती हूँ। शीतल शादी करके अपने ससुराल पहुंची तो सास ने आरती उतारी। सम्मान पूर्वक उसका घर में आगमन हुआ। सारी रस्में पूरी हुई। सभी लोग काफी थक गए थे तो शाम को सभी लोग जल्दी जल्दी खाना पीना खाकर सोने चले गए। बात करें शीतल के परिवार में तो उसकी एक सास थी, एक छोटी ननद और पति थे संतोष। संतोष एकदम सामान्य आदमी है, किसी भी प्रकार के छल कपट ईर्ष्या से दूर। एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है जिसकी तनख्वाह 70,000 के आसपास है। इतने में ही अभी तक उसका घर मुंबई जैसे शहर में सुचारू रूप से चल रहा था। सभी लोग बहुत खुशी से रहते थे। संतोष कभी पैसे बचाने की कोशिश नहीं करता। उसे लगता था कि पैसे बचा के क्या होगा, जब किसी को उन पैसों की जरूरत हो और उसे वह ना मिले तो वह तकलीफ महसूस करेगा। लेकिन फिर भी कुछ तो पैसे जमा करके रखे थे, क्या पता कब इमरजेंसी आ जाए। खैर, अब सभी मेहमान भी सोने जा चुके थे। रात के 10 बजे थे कि किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शीतल अभी नहीं सोई थी। किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। शीतल उठ गई और दरवाजा खोला। बाहर संतोष था, जो शायद अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी ये हालत देखकर शीतल बोली, तुम दारू पीकर आए हो? संतोष, शांत रहो, बीवी हो, बीवी की तरह रहो, माँ बनने की कोशिश ना करो। शीतल, हम पिछले 3 महीनों से एक दूसरे को जानते हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शराब पीते हो? संतोष, बताने को क्या? मेरा बेटा हुआ है जो मैं चर्चे करता चलूं? शीतल, थोड़ा जोर से। मुझे नहीं पता कि तुम शराब पीते हो, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती, छोड़ो प्यार भी नहीं करती। आवाज सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो गए। सब संतोष के पास आ गए। संतोष, हटो, मुझे जाने दो, मुझे सोना है। संतोष की माँ, तूने ये शराब कब से पीना शुरू किया? संतोष, मैंने शराब कहाँ पी है? इस बार संतोष की आवाज सामान्य थी। माँ, फिर ये सब क्या है? संतोष, अरे वो मैं शीतल से मजाक कर रहा था और आप लोग यूं ही आ गए। सभी लोग हंसने लगे, पर शीतल को यह अच्छा नहीं लगा कि सब उसके ऊपर हंस रहे हैं। उसको देखकर संतोष की माँ उसकी भावना समझ गई और बोली, चलो सब सोने, इन्हें भी सोने दो। सभी लोग चले जाते हैं सोने के लिए। संतोष और शीतल भी कमरे में आ जाते हैं। शीतल, मैं तुम्हारे लिए कोई मायने रखती हूँ या नहीं? संतोष, मतलब? शीतल, यूँ सबके सामने मुझे हंसी का पात्र बनाना अच्छा था? संतोष, अरे यार, मैं तो प्रैंक कर रहा था, अगर बुरा लगा तो सॉरी। शीतल, ठीक है, और सोने चली जाती है। संतोष, अरे ये क्या, आज तो हमारी पहली रात है, तुम सोने क्यों चली गई? शीतल, मैं बहुत थक गई हूँ, कल बात करेंगे, गुड नाइट। संतोष समझ गया कि वह अभी भी नाराज है, तो उसने भी उसे परेशान करना उचित नहीं समझा। संतोष भी गुड नाइट बोलकर सो गया। सुबह हुई तो शीतल चाय का कप लेकर अंदर आई। संतोष सो रहा था तो उसने संतोष को जगाया और कहा, चाय पी लीजिए। संतोष बोला, सॉरी रात के लिए। शीतल, कोई बात नहीं। संतोष, मतलब अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? शीतल मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। संतोष फटाफट तैयार होकर ऑफिस निकल गया। घर के सब मेहमान जाने लगे। शहरों में मेहमान ज्यादा दिन रुकते भी तो नहीं, तो शाम तक घर खाली हो गया। सिर्फ 3 लोग घर में बचे थे। शाम 6 बजे संतोष ऑफिस से घर आ गया। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। रात हुई, सब लोगों ने खाना खाया और सोने चले गए। संतोष और शीतल भी अपने कमरे में आ गए। अचानक शीतल के मोबाइल में घंटी बजी। शीतल ने फोन उठाया और बात करते हुए बालकनी में चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में आई और संतोष से बोली, शीतल बोली, मैं कल से ऑफिस जाऊंगी। संतोष, क्या, तुम ऑफिस कैसे जा सकती हो? शीतल, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं शादी के बाद ऑफिस जाऊंगी। संतोष, पर मैंने तो मना कर दिया था। मैंने कहा था कि तुम अगर हाउसवाइफ बनकर शादी कर सकती हो तो करो, क्योंकि मुझे पत्नी चाहिए जो मेरी बीमार माँ का ख्याल रख सके। बहन है लेकिन वो 2 दिन में हॉस्टल चली जाएगी, फिर मेरी माँ का खाना दवाई और देखेगा कौन उनको? संतोष, अगर तुमको किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे कहो। तुमको पैसे चाहिए, कोई सामान चाहिए?
शीतल, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए दूसरे से पैसे मांगने पड़े। संतोष, किसी या फिर दूसरे में मैं आता हूँ? पति हूँ मैं तुम्हारा, मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? इतने में संतोष की माँ आ जाती है। माँ, क्या हुआ? क्यों बहस चल रही है तुम दोनों में? शीतल, माँ जी, मैं तो नौकरी करने जाऊंगी, ये जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? माँ मौके की नजाकत को समझते हुए बोली, हाँ बेटा, आप भी जाना, कोई बात नहीं। संतोष, पर आपकी दवाई खाना कौन ख्याल रखेगा आपका? माँ, इतने सालों से मैं अपना ख्याल खुद रख रही हूँ ना, तो अब क्यों नहीं? और अभी भी तेरी माँ इतनी बुढ़ी नहीं हुई है कि खुद का ख्याल न रख सके। संतोष गुस्से में आकर कमरे में चला गया। माँ शीतल से बोली, बेटा तुम भी आराम कर लो। शीतल कमरे में आ गई और बेड पर एक साइड लेट गई। संतोष भी दूसरी साइड लेट गया। रात भर संतोष जागता रहा और शीतल कुछ देर बाद सो गई। सुबह संतोष बिना खाए पिए ऑफिस निकल गया और शाम को उसके आने से पहले लगभग 1 घंटा पहले शीतल निकल गई अपने ऑफिस के लिए। फिर अगले दिन संतोष की बहन हॉस्टल चली गई। अब शीतल रोज शाम को खाना पीना बनाकर लगभग 7 बजे घर से ऑफिस के लिए निकल जाती और पूरी रात घर से बाहर गुजरती थी उसकी। सुबह 5 बजे घर आती, नाश्ता बनाकर तैयार कर देती, संतोष खा लेता था और ऑफिस निकल जाता था। कुछ ऐसे ही जिंदगी चलने लगी। दोस्त की रविवार को छुट्टी रहती थी, लेकिन शीतल काम पर जाती थी। महीनों हो गए, उन्होंने आपस में बात भी नहीं की। दोनों का आपस में बोलचाल बंद था। फिर अचानक से एक दिन संतोष की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। माँ ने घर में रखे टेलीफोन से संतोष को फोन किया और बोली, बेटा मेरे दिल का दर्द फिर से उभर गया है, जल्दी घर आ जा। दोस्त, माँ मैं मीटिंग में हूँ, तुम शीतल को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, मैं आधे घंटे में पहुँचता हूँ। माँ, बेटा बहू घर पर नहीं है। संतोष, वो कहाँ है? इस समय कहाँ गई है? माँ, बेटा वो तो रोज तुम्हारे जाने के बाद घर से निकल जाती है और शाम तक ही आती है। संतोष, तुम 15 मिनट रुको माँ, मैं बस आ रहा हूँ। तुम तब तक एक दवाई खाओ जो रोज खाती हो। तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुँचा। माँ को लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। डॉक्टर ने उनको कुछ दवाई दी, बाद चेकअप के लिए दूसरे रूम में ले गए और संतोष को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। शाम हुई, शीतल घर पहुंची। पड़ोसियों ने सारी बात बताई। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। संतोष उसे देखते ही बोला, मेरा दिमाग बहुत खराब है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगर मैं यहाँ कुछ कहूँगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए तुम घर चली जाओ। शीतल तुरंत उल्टे पैर घर को निकल जाती है। रोज शाम को घर पहुँचता है। वह सीधा जाकर शीतल से पूछता है, जब माँ बीमार थी तो तब तुम कहाँ थी? ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती। संतोष, मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे यह जानने का पूरा अधिकार है तुम कहाँ जाती हो, किस लिए जाती हो, किससे मिलने जाती हो। मेरे घर से जाने के बाद तुम भी रोज घर से बाहर कहाँ जाती हो? शीतल ने फिर से कहा, मैंने एक बार कहा ना कि मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझती। संतोष झुंझलाकर शीतल को एक थप्पड़ मार देता है। शीतल तुरंत अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद कमरे से बाहर एक सूटकेस लेकर निकलती है। संतोष, तुम कहाँ जा रही हो? शीतल, मैं कहीं भी जा रही हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके तलाक के पेपर बनाकर उस पर अपना साइन कर भेज देना। दोस्त, अरे जाना है तो जाओ, मैं भी नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे साथ। कल ही तुम्हारे पास तलाक के कागज भेज दूंगा। इस औरत को मेरे परिवार की फिक्र नहीं है, मैं उसके साथ एक पल को नहीं रह सकता। निकल जाती है। संतोष भी दरवाजा बंद करके बेड पर लेट जाता है, पर उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। वह होती है तो संतोष हॉस्पिटल जाता। वह डॉक्टर के पास जाकर के मिलता है। डॉक्टर बताते हैं कि देखिए, आँख की सारे चेकअप की रिपोर्ट आती है, जिसे देखने के बाद हमें ये पता चला है कि आपकी माँ की हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिससे उनकी वेंस में सही तरीके से खून नहीं पहुँच रहा और दिल का जो धड़कन है वो अच्छे से नहीं चल रहा। तो इनका ऑपरेशन करना होगा, जिसमें इनका हार्ट ट्रांसप्लांट आ जाएगा। तो इस लगभग कितना खर्च आएगा डॉक्टर? लगभग 60 से 70 लाख हो।
उसके बाद मेरी माँ ठीक हो जाएंगी ना। 96 उम्मीद है कि वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। ऑपरेशन के कितना समय है? 8 आवर्स, बस 48 घंटे हैं आपके पास। के बाद अगर आप देर करते हो तो माँ को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सर, मैं पैसे का अरेंजमेंट करता हूँ, आप लोग ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। संतोष तुरंत घर जाता है और सोचता है लगभग 25 से 30 लाख बहन की शादी के लिए मेरे फिक्स अकाउंट में है और लगभग 40 से 50 लाख में ये घर बिक जाएगा और माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे हो जाएंगे। आगे का आगे देखा जाएगा। उसके बाद संतोष एक वकील को फ़ोन करता है और कहता है, वकील साहब, मेरे सारे प्रॉपर्टी का पेपर और मेरे तलाक का दोनों का पेपर तैयार करके आप जल्द से जल्द घर आइए। दोपहर तक वकील सारे पेपर तैयार कर घर आ जाते हैं। वकील, आप अपना घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? संतोष, उस दिन किसी किराए के घर में रह लूंगा। माँ से बड़ी दौलत कुछ नहीं होता। माँ रहेगी तो घर नया बना लूंगा। वकील साहब, आप तलाक के पेपर भी तो लाए हैं ना? वकील, हाँ। संतोष, मैं साइन कर देता हूँ, आप शीतल से साइन लेकर पेपर कोर्ट में पेश कर दीजिएगा और मेरी बात लूथरा जी से चल रही है, जल्द ही घर बिक जाएगा। तो सी को मैसेज करके बता देता है कि मैंने तलाक के पेपर पर साइन कर दिया हूँ, तुम भी साइन कर दो। वकील पेपर लेकर शीतल के रूम पर चला जाता है जहाँ शीतल एक किराए के घर में रह रही होती है। वकील शीतल से कहता है, मैडम आप भी जल्दी से अपनी साइन कर दीजिएगा, मुझे अभी कोर्ट में जाना है। और वकील पेपर निकालकर शीतल को देता है। गलती से तलाक वाले पेपर के साथ प्रॉपर्टी के भी पेपर उसके हाथ में चले जाते हैं। शीतल प्रॉपर्टी के पेपर पढ़ लेती है और थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है, वकील साहब, मैं इस तलाक के पेपर पर साइन नहीं करूंगी। वकील, क्यों? वो इसलिए कि जब तक कि इस प्रॉपर्टी का 50% मेरे नाम नहीं हो जाता, मैं इस पेपर पर साइन नहीं करूंगी और अगर मुझे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा नहीं मिला तो मैं वुमेन्स राइट कमीशन के पास जाऊंगी, लेकिन अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अब जरूर लूंगी। वकील वहां से सारे कागज उठाकर चला जाता है और संतोष को सारी बात बताता है। संतोष तुरंत हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से मिलता है और कहता है, संतोष, डॉक्टर साहब, मैं अभी 30 लाख रुपए जमा कर देता हूँ, आप मेरी माँ का ऑपरेशन कर दीजिए, मैं आपके बाकी सारे पैसे धीरे धीरे जमा कर दूंगा। डॉक्टर, सॉरी, हमारे हॉस्पिटल के कुछ नियम हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, तो आई एम सॉरी। डॉक्टर की बात सुनकर संतोष हताश और निराश होकर घर लौट आता है। संतोष बिल्कुल अचेत सा बेड पर पड़ा हुआ था। उधर माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी और अभी तक पैसों की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अचानक वह उठकर बैठ गया और अपनी प्रॉपर्टी के सारे पेपर लेकर तुरंत बैंक चला जाता है। वहां जाकर मैनेजर से मिलता है और कहता है, सर, मुझे अपनी प्रॉपर्टी पर लोन चाहिए। मैनेजर सारे पेपर्स देखने के बाद कहता है, सर, जिस तरह आपने बताया कि आपकी प्रॉपर्टी में आपकी पत्नी का 50% हिस्सा निकालने के बाद हम आपको 20 लाख रुपए ही दे सकते हैं। संतोष, सर, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी 50 लाख की है। मैनेजर, सर, उसका 50% यानी 25 लाख होती है। आपकी बीवी के निकल गए, उसके बाद हम आपको 20 लाख रुपए ही दे सकते हैं। संतोष, लेकिन सर, फिर भी 25 लाख रुपए मिलने चाहिए। मैनेजर, देखिए सर, अगर आप पैसे टाइम पर जमा नहीं करते हैं तो हम आपके घर पर कब्जा करें तो हमें क्या मिलेगा? तो इस हिसाब से हम आपको अधिकतम 20 लाख रुपए ही दे सकते हैं। संतोष मन ही मन में हिसाब लगाता है, इस हिसाब से भी 50 लाख रुपए ही मेरे पास हो पा रहे थे। संतोष वहां से उठकर घर जाता है, अपने ऑफिस के दोस्तों को फोन करता है और कहता है, मुझे अभी कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। फिर अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करता है, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। फिर थक हार करके एक कोने में दुखी मन से बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं की एक धार बह निकल जाती है। यह बताने के लिए काफी थी कि इस समय कितना बेबस और असहाय था। फिर अचानक से ही संतोष फोन उठाता है और शीतल को फोन लगाता है। शीतल फोन उठाती है और संतोष कहता है, मुझे माफ कर दो शीतल, मैं हार गया तुमसे, मैं बेबस हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी माँ की जान तो बचा लो।
अब तुम ही उनकी जान बचा सकती हो। मैंने तो सुना है कि एक स्त्री दया की मूरत होती है, तो तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपनी माँ का जिंदगी मांग रहा हूँ। इतना कहकर संतोष सिसक कर रोने लगा। अभी तक शीतल चुप थी, फिर बोली, मैं अपने पैसे क्यों दूँ? इसमें मेरा क्या फायदा? दोस्त, सही कह रही हो, इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। शीतल, अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? संतोष, मेरे बैंक में 30 लाख रुपए है। अगर तुम घर में हिस्सा ना लो तो माँ का इलाज हो सकता है। शीतल, ओहो, तो यह बात मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास 30 लाख रुपए भी है। अब मुझे उसमें भी आधा चाहिए। संतोष, नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हारी माँ है, तुम जानो, उनके लिए मैं पैसे क्यों लगाऊं? संतोष, उन्होंने भी तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है और प्यार दिया है। शीतल, एक बार में समझ लो, मैं पैसे नहीं देने वाली। मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे बाहर जाना है। और हाँ, जल्दी से आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और 15 लाख कैश दे दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। और शीतल फ़ोन काट देती है। संतोष हेलो हेलो बोलते हुए बैठ जाता है और रोने लगता है। माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं तुम्हारे आगे मजबूर हूँ और इतना पैसे मेरे पास नहीं थे। अभी हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, देखिए आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। आप जल्द से जल्द पैसे जमा कर दीजिए, वरना हम उनको नहीं बचा पाएंगे। संतोष, सर, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही जमा कर दूंगा। संतोष हर जगह जहाँ भी उसे लगता है कि पैसे मिल सकते हैं फ़ोन करता है, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। कुछ देर बाद हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, आइए उनकी बॉडी ले जाइए। संतोष एकदम पागल सा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो अपने मन को कैसे मनाए कि जिस माँ ने उसे सब कुछ दिया, प्यार दुलार, वो उनके लिए कुछ नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद उसने अपनी बहन कोमल को फ़ोन लगाया और कहा, बहन, अब माँ हमारे साथ नहीं रही। कोमल भी रोने लगती है। कोमल कहती है, मैं घर आ रही हूँ। संतोष हॉस्पिटल जाता है और माँ के पार्थिव शरीर को घर लाता है। फिर बहन को फ़ोन करता है और पूछता है कि कहाँ है तुम? कोमल कहती है, भैया मैं बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी। संतोष इंतज़ार करने लगता है। धीरे धीरे 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन कोमल नहीं आई। धीरे धीरे 2 घंटे बीत जाते हैं। संतोष फ़ोन लगाता है, लेकिन कोमल फ़ोन नहीं उठाती है। थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस घर के बाहर आकर रुकती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक कुछ लोग एम्बुलेंस में उतरे और एक मेडिकल बेड निकाला जिस पर कोमल लेटी हुई थी। वो उसे उठाकर अंदर ले आए। कोमल को ऐसे देख संतोष उसकी तरफ दौड़ा। वह कोमल को उठाना चाहता है, लेकिन वह उठ नहीं सकती थी। तो उस पास खड़े उन लोगों से पूछता है, इसे क्या हुआ है? उनमें से एक बताता है कि ये जिस ऑटो से घर आ रही थी, उस ऑटो को किसी ट्रक ने पीछे से धक्का मार दिया है। ऑटो पूरी तरह चपटी हो गई, जिससे उनकी मौके पर ही डेथ हो गई और ड्राइवर की हालत बहुत गंभीर है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ये सुनते ही मानो संतोष के पैरों तले जमीन खसक गई। वह वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। पड़ोसियों ने उसे संभाला। फिर पड़ोसियों ने पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई के लिए तैयार किया। संतोष धीरे धीरे उठा और दोनों को बारी बारी से कंधा देकर शमशान घाट पहुंचाकर उन्हें अग्नि दी और यह कहकर रोने लगा कि बहन, तेरे डोली को कंधा देने की जगह तेरे अर्थी को कंधा देना पड़ा। क्यों मुझे सब एक एक करके छोड़कर चले जा रहे हैं? अब आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कोमल की मौत दुर्घटना है या साजिश? संतोष अब आगे क्या करेगा? उनको अग्नि देने के बाद संतोष घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उनका वकील घर आता है। वह संतोष को एक कागज देते हुए कहता है कि देखिए संतोष जी, आपकी पत्नी ने आपकी प्रॉपर्टी से 50% का अपना हिस्सा मांगा है और कोर्ट ने आपको यह लीगल नोटिस जारी की है। संतोष, वकील साहब, अब हम क्या करेंगे? वकील, सॉरी संतोष जी, पर अब मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। आप अपने लिए कोई नया वकील खोज ले। संतोष, लेकिन क्यों? मैं तो आपको पूरी फीस दे रहा हूँ। वकील,
वो मैं आपको नहीं बता सकता। और वकील चला जाता है। संतोष अपने एक दोस्त को फोन करके पूछता है कि कोई अच्छा वकील बताओ। तो उसका दोस्त कहता है कि मेरे पहचान के एक वकील है, मैं तुम्हें उनका सारा डिटेल्स व्हाट्सएप करता हूँ। संतोष कहता है ठीक है। थोड़ी देर में उसका मैसेज आता है। संतोष उनका नाम और पता पढ़कर तुरंत उनसे मिलने जाने की तैयारियां में जुट जाता है। तुरंत तैयार होकर घर को ताला लगाकर तुरंत अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां से ट्रेन के बारे में पता करता है। ट्रेन काफी लेट आने वाली थी। जाकर पटरी के किनारे बैठ गया। सोचने लगा कि आखिर क्यों ऐसा कर रही है, क्या चाहती है वो, क्या कमी थी उसको इस घर में, क्यों वह मुझे और मेरे परिवार को समझ नहीं पाई। क्या वह किसी और से प्रेम करती है? अगर वह किसी और से प्रेम करती है तो उसने मुझसे शादी क्यों की? सिर्फ पैसों के लिए या फिर कोई और बात है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इतने में ट्रेन आ गई, पर संतोष अपने ध्यान में इतना खोया हुआ था कि उसे तनिक भी ट्रेन आने की खबर ना हुई। ट्रेन उसी ट्रैक पर आ रही थी जिस ट्रैक के किनारे संतोष बैठा हुआ था। अचानक ट्रेन का हॉर्न बजा। ट्रेन के हॉर्न से संतोष का ध्यान टूटा। उसने जल्दी से ट्रैक से हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किनारे पर पड़ा, जिससे वो लड़खड़ा गिर गया और ट्रैक पर ही लेटा रह गया। और ट्रेन की रफ्तार के आगे वो कुछ नहीं कर सका और ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। इसके बाद शीतल और संतोष के वकील ने कोर्ट में दावा कर सारी संपत्ति और बैंक बैलेंस अपने नाम करा लिया। उसके बाद शीतल अब सिमरन हो गई और उसने फिर विजय से शादी की। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और सिमरन तुरंत अपने अतीत से वर्तमान में आ गई। वो तुरंत उठी और दरवाजा खोली तो सामने बुआ जी खड़ी थी। बुआ जी ने सिमरन से पूछा, बेटा क्या बात है? जब से बाबा जी के आश्रम से निकली हो बहुत परेशान हो। क्या बाबा जी ने जो कहा वो सब सच था क्या? सिमरन, नहीं बुआ जी, मैं तो यह सोच रही थी कि एक बार इन्हें साइकेट्रिस्ट से मिलाऊं, शायद इन्हें देख वो इनकी बीमारी पकड़ सके। बुआ, ठीक है, कब जाओगी? सिमरन, कल बुआ जी। अगले दिन सुबह हुई। सिमरन सुबह सुबह तैयार होकर विजय को लेकर घर से निकल गई और वो डॉक्टर के पास जाने की जगह वो फिर से उस बाबा के पास पहुंची जहां वह बुआ जी के साथ गई थी। वहां पहुंची तो बाबा जी ने पूछा, क्या हुआ, अब क्यों आई हो यहाँ? सिमरन, मैं जानना चाहती हूँ कि ये मेरी किस गलती की सजा है। बाबा, जिसके परिवार को तूने बर्बाद कर दिया, उन सबके मौत का कारण बनी, वो लौट आया है तुमसे अपना बदला लेने। सिमरन, मैं कैसे मानूं कि ये वही है? बाबा, तो तू उसे देखना चाहती है? सिमरन, हाँ। बाबा ने अपने दो शिष्यों को इशारा किया। वे विजय को पकड़कर एक कमरे में ले गए। पीछे पीछे बाबा और सिमरन भी गए। इसके बाद बाबा ने थोड़ी सी राख ली और कुछ मंत्र फूंक कर उसे विजय के ऊपर फेंका। अचानक ही विजय जोर जोर से छटपटाने लगा। बाबा ने पूछा, कौन है तू? क्यों आया है इस आदमी के पास विजय अपना बदला लेने? बाबा, कैसा बदला? विजय, जो मेरे परिवार के मौत का कारण है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद बाबा ने जैसे फिर राख उठाया, एक धुआं सा कुछ विजय के शरीर से निकला और वो गायब हो गया। अब विजय शांत हो गया और बेहोश भी। सिमरन, अब मैं क्या करूं बाबा? बाबा, जो किया है वो भरना पड़ेगा। जा उसी से माफी मांग। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो तेरे पति और तेरी जान बच सकती है। सिमरन, बाबा आप कुछ कीजिए ना। बाबा, अब मेरी उम्र हो चली है, मेरे पास सिद्धि तो है पर ताकत नहीं, और उसके पास सिद्धि भी है और ताकत भी, क्योंकि वो अभी जवान है। वो एक प्रेत बन चुका है, उसने कई सिद्धियां प्राप्त की है। इसीलिए जाओ और उसी से ही माफी मांगो, अपनी परिवार के जीवन दान मांगो। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो तेरा परिवार मौत के उस भयंकर मंजर से बच जाएगा। बाबा वहां से निकल जाते हैं। फिर सिमरन भी विजय को लेकर घर चली जाती है। जब सिमरन घर पहुंचती है तो बुआ जी कहती है, बेटा मैं अब घर जा रही हूँ। सिमरन, क्यों बुआ जी? बुआ जी, वो तुम्हारे फूफा जी की तबीयत थोड़ी खराब है, घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। सिमरन, बुआ जी कुछ दिन और रुक जाइए ना। बुआ जी, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी की बात है? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? सिमरन,
नहीं बुआ जी, कोई बात नहीं है, पर आप रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बुआ जी, ठीक है बेटा। क्या संतोष से बच पाएगी सिमरन? संतोष का क्या होगा? विजय का क्या होगा? यह जानने के लिए आप मेरी इस कहानी का दूसरा भाग देखें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप इस तरह की कहानियाँ आगे सुनते रहें। और अगर आपके पास खुद की कोई स्टोरी है या एक्सपीरियंसेस है या कहानी है, आप मुझे शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी।